कि आप हो क्या। ठीक है, मैं चाहूँगा सर आप आगे आ जाइए। आप तो देखते हैं इसमें नॉर्मल जो हमारे मेडिकल्स के सेशंस होते हैं, इसमें मैं अगर ये एक नॉर्मल बॉडी है हमारे साथ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी में कि जब कोई इंसान सीनियर पर्सनालिटी के पास जाता है तो ऐसे ही खड़ा होता है ये ना। तो ये एक हमारा मैनेजमेंट होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर जाते हैं तो हम बेसिकली इस तरह से ही खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ अगर सर को दमा की कभी भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो अपने हाथों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेट रखना। अगर आपने हाथों में घड़ी पहनी हुई है तो घड़ी को प्लीज़ उतार दीजिएगा, क्योंकि पुश करने के दौरान आपके हाथों में भी चोट लग सकती है। ठीक है, तो अपने हाथों को आपको सबसे ज़्यादा सीधा की तरफ रखना है और इस वाले हाथ से पहले आपको इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और अपने हाथ को सबसे ज़्यादा स्ट्रेट पे रखना है। ठीक है, अब आपको इस तरह से पकड़ना है अपने हाथ को और इस तरह से। क्या हुआ, हाथ लॉक हुआ, हाथ छूटेगा नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इस पे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे हाथ को लॉक करने की, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल पॉइंट क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी नस पकड़ के डायग्नोसिस नहीं करता है। ठीक है, डॉक्टर को सिर्फ आपके कैरेक्टर सिम्टम पे काम करना होता है कि आप जिस तरह से बात करते हो, जिस हिसाब से आप रहते हो, जिस हिसाब से बैठते हो, जिस हिसाब से उठते हो। हाँ, ये सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को एग्जिट करने के लिए डॉक्टर देख लेता बुखार है कि नहीं है। बाकी नाड़ी चिकित्सा जो होती है वो आपके एक्सप्रेशन से ही सारी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत सारी वेन्स होती हैं। देन आप इसके हर्ट पे रखोगे तो आपको उसकी बीट पता चलेगी। कभी भी आप जब अपने हाथ को इस हाथ से टच कराओगे तो उसकी बीट क्लियर होगी, और जब बीट क्लियर होती है तो आपको पता होगा कि हार्ट हमारा कितने स्टिमुलेशन से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है तब आपको क्या करना है, इनके हाथ को पकड़ना है, अपने हार्ट पे रखना है और इस हाथ को इसके पीछे रखना है। ठीक है, अब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने हाथों से फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी से फील कराने की कोशिश कर सकते हैं कि जब आप उसको फील करोगे तब उसको लगेगा ये चल रही है नस। बस इसी को आपको खोलना है, इस पे रखना है और इसी पे हाथ रख के पीछे करके प्रेस कर देना है इसको। ठीक है, एग्जैक्ट यही पॉइंट है, आप सांस ले रहे हैं, आपको पता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन आपको इस बॉडी पे कराना होता है। बॉडी को फील कराना सबसे पहले ज़रूरी है। आप अगर गलती से इस रिब्स को छेड़ दिए तो पेशेंट सांस तो लेगा, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द होगा कि उसको तुरंत रिब्स वाले डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। तो इस वजह से एग्जैक्ट जो हमारा पोजीशन होता है उस पर हमें वॉर करना है, जिसकी वजह से अगर उसे अटैक हुआ है किसी भी बीमारी का तो वो तुरंत उस बीमारी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। अब बात आती है कि सर दबाने से क्या होता है, उसको प्रॉब्लम है तो दबाने से क्या होगा। तो जब हम किसी भी बॉडी को प्रेस करते हैं तो बॉडी में बीपी आप जानते होंगे, ब्लड सर्कुलेशन का क्लॉटिंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट होता है। तो जब तो बेसिकली अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने नहीं देख पाए हैं कि ये चीज़ें हमें कैसे करनी है। तो मैंने बताया ना कि आप इस हाथ को अपने हार्ट पे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार करना हो तो उसको समझाना पड़ता है। ज़िंदगी में बस ये चीज़ें कॉन्सेप्ट होती है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसको अपने साथ रखने से ये आदमी सोचेगा कि ये, क्योंकि सारा मैंने बताया ना आपके माइंड का खेल है, कि अगले इंसान को कभी ये नहीं होना चाहिए ये नहीं ऐसे मोड़ के कहाँ गया, इस तरह से नहीं करना है आपको। ज़िंदगी में अगर किसी को दर्द है तो उसको आहिस्ता से समझाना चाहिए, और जब आप इसको फील कराएंगे तो आपके अंदर ये जो हड्डियाँ होती हैं, स्पेकल्स जो आपके रिब्स होती हैं, ये इसके पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेस्ट डायग्नोस करती है। ठीक है, कभी भी अगर आपको इसमें पेन होता है तो आप इस साइड होके लेटते हैं, इस साइड नहीं लेट पाते हैं। तो जैसे ही ये फील होता है तो आपको उस हाथ से इशारा देना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है, और इसी पे ही आपको सिर्फ प्रेस करना है। प्रेस मतलब कि सिर्फ ये चीज़ें लगनी चाहिए, हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ से प्रेशर दिया तो तुरंत उसके रिब्स पे जाएगी, और रिब्स पे अगर होगा, हाँ, पम्प से इसको करना है। ठीक है, ये होता था बेसिकली। अब होता है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस दो कैटेगरी में होता है, ये भी जान लीजिए। अगर कोई पेशेंट सामान लेते लेते बेहोश हो गया तो या तो उसको बीपी की समस्या है या तो उसको शुगर की समस्या है। ठीक है, अगर ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो इसमें डायग्नोसिस करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है कि जो डायबिटिक पेशेंट होगा वो जब बेहोश होगा तो उसके नीचे यहाँ पे पानी की मात्रा यानी कि पसीना सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे ब्लैक हेडेक की प्रॉब्लम होगी उसको।
ठीक है, क्योंकि जब शुगर की प्रॉब्लम पेशेंट को होती है तो बेसिकली उनके अंदर इंसुलिन का जो प्रोसेस होता है वो कम होता है, और इंसुलिन जब तक बॉडी के छोटे छोटे छिद्रों में नहीं भरती है तब तक वो पूरा, जिसको यहाँ पे झाई की भी प्रॉब्लम होती है, उनका भविष्य वही जाता है। ठीक है, आज नहीं है लेकिन आपको भविष्य में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। तो बेसिकली आपको यही चीज़ें यहाँ पे फोकस करना होता है कि अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप तुरंत 10 रुपये या 20 रुपये की बॉटल का पानी खरीदिए, और जैसे ही पेशेंट होश में आए पानी सबसे ज़्यादा पिए वो, क्योंकि जब पानी सबसे ज़्यादा बॉडी में जाएगा तो वो बीपी यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इसके साथ साथ जो इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस होकर पेशेंट तुरंत गिर जाता है। ठीक है, अगर इस दौरान उसका प्राइमरी चिकित्सा नहीं की गई तो वो पेशेंट बाद में कोमा में भी चला जाता है, क्योंकि नॉर्मल धूप में कितना दिन पेशेंट था ये डॉक्टर को नहीं पता होता है, और डॉक्टर फटाक से एडमिट करके ड्रिप चढ़ा देता है। और वैसे भी आप सब जानते होंगे कहीं धूप से आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और नहीं तो जो पिए होंगे वो जानते होंगे क्या होता है। तो इसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास कोई जाता है तो हर आदमी को सिर्फ सोर्स को लगती है कि मैं प्रधानी के यहाँ से आया हूँ, मैं मेरे मौसा ये हैं, मेरे चाचा ये हैं, तो डॉक्टर को ये कदम उठाना पड़ता है कि अगर वो कुछ भी नहीं करना चाहता तब भी वो ड्रिप लगा देता है। लेकिन कभी आप डॉक्टर के दिमाग से सोचिए क्या वो करना सही होता है? नहीं। तो ज़िंदगी में हर डॉक्टर को आप समय दीजिए, उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। कभी भी आप डॉक्टर के ऊपर फोर्स कभी मत बनाइए कि आपके फ़ोन से डॉक्टर साहब सुन लेंगे, तुरंत दिखवा दिया जाएगा मरीज़ को। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेडिकल फील्ड में, क्योंकि मेडिकल फील्ड में सारा खेल इसका है, और ज़िंदगी में सभी लोग इसके नीचे पैसा कमाते हैं। पता है ना कि गर्दन के नीचे से जो कमाता है वो इसी शरीर पे ही लगाता है। लेकिन डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, कोई भी आदमी हुआ, आर्मी से रिलेटेड कोई हुआ, इंजीनियर हुआ, एजुकेशन फील्ड से कोई हुआ, तो वो हमेशा इसके ऊपर से कमाता है। वो इसका पूरा बॉडी बैठा रहता है, वो अपने दिमाग का यूज़ करता है और पैसा कमाता है। लेकिन लेबर, मज़दूर, वो अपने इस भाग से पैसा कमाता है। इंजीनियर भी यहाँ से दिमाग लगाता है, लेकिन जितना मज़दूर काम करता है उतना पैसा वो नहीं कमा पाता है। तो ज़िंदगी में आप तय करिए कि आपको यहाँ से कमाना है कि यहाँ से कमाना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ड्रिप्स, और इसके मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि जब पेशेंट गिरा हुआ हो, ठीक है, कि ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई बिजली का पोल रहा हो और पेशेंट झुक गया हो और इस पे आके फंस गया हो, यहाँ पे बिजली का पोल हो, तो ठीक है, तो आप उसको गिराना नहीं है, उसको सीधे वही आपको पंप करना है। लेकिन अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल, मैं और भी इसमें ऐड कर लूँगा दो तीन चीज़ें जो बेसिक हैं, तो उसमें मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इससे कैसे आपको बचाया जा सकता है। यही सेम प्रोसेस आपको लेटने पे भी करना है, लेकिन अभी आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो इसमें भी यही सेम चीज़ें होती हैं कि आपके अपने बॉडी को पंप करना है, ये होती है। ठीक है, पैक, हाथ को इस तरह से पैक करने होते हैं। ठीक है, इस तरह से पैक होने पे ये जो आपकी फिंगर्स निकलती हैं, इसको दबाएंगे तो इसमें पावर ज़्यादा आती है, क्योंकि एक हाथ से किसी को मारेंगे आप तो वो वही कर सकता जो ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट का अच्छा प्लेयर हो, वो अच्छे मार देंगे तो बेहोश भी हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टरों की ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराई जाती है कि अपने हाथ को इस तरह से आपको प्रेस करना है एंड देन इसके इस पॉइंट पे करना है पंच, क्योंकि अगर नॉर्मल इस हाथ से अगर आप पंच करता है इंसान तो डॉक्टर की खुद की रिब्स की हड्डियाँ टूटने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये सपोर्टिव होती हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा चोट नहीं आती है। और यही सेम प्रोसेस आपको इसके हाथ के ऊपर रखकर इसको प्रेस करना होता है। ठीक है, इस तरह प्रेस करने का मतलब ये होता है कि एक ताकत इससे लगती है, दूसरी ताकत इससे लगती है और तीसरी ताकत इस बॉडी पे लगती है, तो जिसकी वजह से फिर उसका सिमुलेशन बॉडी में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो कॉन्शियस की तरफ से, जो अनकॉन्शियस था वो कॉन्शियस की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली कब होता है, पेशेंट को दमा, अस्थमा अगर अटैक कर गया था और उसकी वजह से उसको ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि टीबी के अंदर जानते होंगे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लंग्स में कभी भी फंस सकते हैं। नॉर्मल कोविड के भी पेशेंट में भी ये चीज़ें देखी गई थी कि आपको बेसिकली इसको करना है और इसके बीच के रिब्स पे फोकस करना है। ठीक है, इस तरह से करने से नॉर्मली आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन जब ये आप करते हो ना तो आपको पता है, क्योंकि ये हाथ जिस हिसाब से आपके खुलते हैं इसी हिसाब से आपके रिब्स के पैर भी खुले होते हैं, ये आपके निकलते हैं पीछे से। तो आपके हार्ट के जो सिमुलेशन हैंड बनाए जाते हैं, ये देखिए, जितनी आपकी फिंगर्स होंगी उतने ही आपके बॉडी पे उतनी गैपिंग रिब्स की होती है। इस वजह से ये ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अपने हाथ को इस हिसाब से बनाइए और इसके बॉडी के बीच से प्रेस करते रहिए जब तक उसको कॉन्शियस के स्टेज पे ना आ जाए वो। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो मैंने 2 चीज़ बताई। थर्ड आता है सांप, स्नैक बाइटिंग इन रूरल एरिया, कि अगर गांव में किसी को सांप काट लेता है तो उसमें क्या करना है। तो सांप काटने में सबसे पहले बताया कि माइंड को बिल्कुल, अगर आपने देखा तो आप शांत हो जाइए, गाने की ज़रूरत नहीं है सांप काट लिया, सांप काट लिया, सांप काट लिया लेके भागो,
नहीं। अगर आपने देखा है तो आप सीधे शांत हो जाइए और प्राइमरी आपको जो करना हो आप अपने मन से करिए। अगर ऐसा हुआ तो केसेस को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने चिल्लाया तो 10 लोग ने बोला और 10 वाले ने ग्राम से जाके बोला बचे ना भैया वो तो ये होता हमारे समाज में। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा है तो प्लीज़ आप अपने आप को शांत रखिए। आप क्या कर सकते हैं ये सबसे ज़्यादा आपके लिए रखता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको स्नैक बाइटिंग होती है, मान लीजिए सांप बेसिकली इस एरिया में काटता है, ठीक है, आपके इस एरिया में सबसे ज़्यादा सांप का काटना होता है, या फिर वो इसके नीचे काटता है। कभी आपको सांप यहाँ पे नहीं काटेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो इसके ऊपर तक ही होता है। नहीं समझ में आया? किसी का पैर आपने देखा होगा जिसका पैर कट गया हो, ठीक है, क्या वो एक पैर से नहीं चल पाता है? चल लेता है, क्योंकि उसके बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। वो धीरे धीरे ही जानता है कि मेरा पैर भले ही कटा है लेकिन मैं अपनी बॉडी को अगर मूवमेंट कराना चाहूँगा तो मैं चल सकता हूँ, लगा के ही चलेगा वो। तो आपकी बॉडी में जितने भी इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, और सांप भी जानता है कि अगर मुझे यहाँ से सेंसेशन का प्रोसेस मिलता है, कभी भी आप काम कर लीजिए तो आपको देखिए लगेगा यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, घाराहट जिसे बोलते हैं, आप सब जानते होंगे जिस दिन आप सबसे ज़्यादा काम कर लीजिए। तो सांप अगर आपको मैं बैठ के बताता हूँ इस एरिया में काटता है, बेसिकली आपका ये एरिया होता है, ठीक है, आपके घुटने के नीचे ही काटेगा। अगर इधर भी काटता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा रेयर केस होता है कि सांप यहाँ पे काटे, ठीक है। तो इस एरिया में अगर काटता है, बेसिकली अगर सांप इनको अंगूठे में काट लेता है या फिर किसी भी एरिया में काटता है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है मेडिकल की शिक्षा में कि जितनी भी फिंगर्स हमारी होती हैं, इस फिंगर्स की नस निकलती है, पता है सबको ना, और इस नस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके स्पाइन के पीछे होता है, ठीक है। जिस दिन आप तकिया लगा लें उस दिन आपका गला अकड़ जाता है। तो वो आपके स्पाइन जो होती है उसमें सूजन आती है, जिसकी वजह से अगर वो चीज़ें अनरेगुलर तरीके से रहेंगी तो धीरे धीरे आपके पैर तक भी वो प्रॉब्लम करेगा। अगर स्नैक बाइटिंग आपके इस एरिया में कहीं पे भी करता है, वो सांप काट लेता है, ठीक है, अगर इस एरिया में काटा है तो आपको ये एरिया फोकस करना है, ठीक है, इस एरिया को फोकस करना है और पेशेंट को लिटा के इस पैर को सीधा आपको किसी भी ऊँची चीज़ में बांध देना है, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट अपनी बॉडी पे ताकत लगाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, लेकिन अगर ताकत नहीं लगाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा और जो पॉइज़न जहाँ पे भी है वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो चलने के लिए बिल्कुल पेशेंट को मना कर देना है और बेसिकली इसके पैर को किसी भी ऊंची चीज़ पे लटका देना है, ठीक है, ऊपर बांध, हाँ, मतलब पैर इनका अपोजिशन मतलब खड़ा रहे, पैर ऊपर होना चाहिए, हाँ। तो ये चीज़ें करनी है। और इस एरिया पे आपको एक जिप लॉकर आता है, आपने देखा होगा, जो आपके डिश टीवी वाले आते हैं, तार बांधते हैं तो एक जिप लॉकर लगा देते हैं, वो टूटता ही नहीं है, प्लास्टिक का होता है, ठीक है। ये आपको इमरजेंसी में अपने घर पे रखना है सबको। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी वजह से किसी की मौत हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर आपने कभी भी देखा होगा तो छोटी छोटी जो एक रेयर रस्से होती हैं उसमें एक छोटी छोटी लेयर बनी होती हैं जो गैपिंग होती है, तो वो हमेशा नसों को सपोर्ट करती हैं। तो आपको वो जिप लॉक लगा के एक करके तोड़ना है, दूसरे पे लगाना है, लगा के तोड़ना है, 2 तरह से आपको लॉक कर देना है। फिर आप देखेंगे कि पैर इनका नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नीला पड़ना पैर पड़ जाता है तो आप जान लीजिए कि पॉइज़न जो है बॉडी में फैलने से बच गया है, ठीक है। और अगर आप मेडिकल शिक्षा में रहेंगे तो इस विष को मुंह से निकाला भी जाता है, आपने देखा भी होगा। इस विष को निकालने का प्रोसेस होता है, आप नॉर्मल एक बाज़ार से सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज में डालकर आप एपिडर्मिस एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं उसमें आप डाल के, लेकिन आप लोग ट्राई मत करिएगा, तो इसमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। इंजेक्शन आपको हमेशा 5 तरीके से लगाए जाते हैं। एक तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे सीधा इंजेक्शन डाल दिया जाता है, देखा होगा 90 डिग्री पे, वो सीधे डॉक्टर आपको पंच करता है, ठीक। एक होता है एक इस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, और एक होता है एकदम ऊपरी स्किन पे लगती है कि इंजेक्शन भी दिखता रहता है लेकिन दवा नहीं दिखती है। सिरिंज तो आपको दिखेगी लेकिन वो नहीं दिखेगा। तो आपको हमेशा एपिडर्मिस सेल मतलब ऊपर की सेल्स पे देखना है ब्लड आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप इसके बॉडी के अंदर से डालेंगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ब्लड है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप डाल के सिरिंज को पीछे करेंगे तो ब्लड आएगा। अगर ब्लड है तो केस घबराने वाला नहीं है, लेकिन अगर ब्लड नहीं है तो केस फिर आपको सीरियस लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना है और बेसिकली उस पिन से जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सैनिटाइज़ करते हुए, डेटॉल से वॉश करते हुए उस पिन को वहाँ पे पंच करते रहिए और उसके बाद उसको ट्रेनिंग में मुंह से उस पॉइज़न को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रहे कोई भी इसको अभी ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसके लिए भी एक सीरम सोल्यूशन आता है जो माउथ के अंदर होना अनिवार्य है।
क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक ट्रेकिया में फंस गया तो डॉक्टर की भी जान ले सकता है। तो वह स्पेशल सोल्यूशन होता है जो माउथ के अंदर होता है, और जब तक वो होता है आधे घंटे 1 घंटे तक माउथ काम नहीं करता है, मतलब हमारे दांत हमारे मुंह के अंदर है, ये भी नहीं पता चलता है। तो जैसे जैसे उसका असर ख़त्म होता है वैसे वैसे वो चीज़ें भी ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन इसको आपको डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि आपके सलाइवा, होम्योपैथिक आपके सलाइवा पे ही रिसर्च करती, पता है, आपकी राल से ही आपका इलाज करती है। तो राल का सब बॉडी में सबसे ज़्यादा रोल है। आप किसी से मिलकर आइए जिसको राल नहीं बनती है, उससे पूछिए डॉक्टर साहब खाने में कोई स्वाद ही नहीं मिलता है, बोलता है ना, खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है, तो आपका सलाइवा का खेल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक है, ये होता है। और यही आपका जो बिच्छू काट लेता है, इसमें भी आपको यही सेम रूल फॉलो करने होते हैं, लेकिन उसमें लॉकर का यूज़ कम करना होता है, ठीक है। क्योंकि बिच्छू के काटने से सिर्फ बॉडी में जो एक नशा होता है, जिसको नशीली चीज़ कोई खा लेता है तो सिर्फ वो नशा दे सकता है और पेन बना सकता है, लेकिन जान नहीं लेता। बिच्छू काटने से कोई मरा है आज? सांप काटने से मरे होंगे। तो बिच्छू के काटने से बहुत से कम लोग हैं जो रेयर हैं, मर जाते होंगे। हाँ, और उस डंक को ख़त्म करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके मार्केट में भी उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक आप यूज़ करिए और देखते रहिए सेशन को। और इसके साथ साथ मैंने आपको स्नैक बाइटिंग के लिए जो भी चीज़ें बताई हैं, आप इसको प्राइमरी कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो, तो डॉक्टर भी बोलेगा भाई कहीं से इसको पता है, जानकारी है। तो आप इतनी चीज़ें करिए, देन उसके पास उसको लेकर जाइए, ठीक है। और इसके बाद अगर बचना और ना बचना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन समझना और समझाना ये हमारे हाथ में है। तो हम अच्छा सा समझ के समझा सकते हैं, और बचना है या नहीं बचना है ये ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर वाला नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो सीधे ऊपर भेजता है। तो हम दोनों का डायरेक्ट वहीं से कनेक्शन होता है। तो ज़िंदगी में आप सब लोग ऐसे ही सेशंस को ज्वाइन करते रहिए, और मेडिकल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा फांसी। अगर आप सभी जानते होंगे कि मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के तहत हम लोग को पढ़ाई जाती है कि डेड बॉडी को पहचानना, कि आप भी कभी भी कहीं पे खड़े हो गए तो जैसे कि फॉरेंसिक की टीम आती है, देख लेती है वो 45 दिन हो गया इसको मरे, वो कैसे बता देती है? क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आपको देख के पहचानना है और ये बताना है ये बॉडी कितने दिन पुरानी की है। इनफैक्ट आप आइडिया लगा सकते हैं। रही है, दिख रही है, दिख रही है? इसको कोई देख के बता सकता है ये बॉडी कितने दिन की पुरानी बॉडी है? नहीं। लेकिन जब आप इस सेशन को करेंगे तो आप भी देख के बता देंगे कि ये बॉडी कितने दिन की पुरानी है। ये 72 घंटे की बॉडी है, ठीक है। 72 घंटे ये पुलिस कस्टडी में रखी जाती है कि अगर इसके घर वाला कोई हो, जो हम लोगों ने अभी कल लावारिस लाश का दाह संस्कार किया था, ये उसी की बॉडी है। 72 घंटे ये पुलिस कस्टडी में रहती है। उसके बाद अगर कोई नहीं आता है तो ये बॉडी लावारिस में आ जाती है। उससे फिर कोई संस्थान के थ्रू उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों द्वारा कराया जाता है। तो इस तरह से आपको बॉडी देख के पहचानना भी बताया जाएगा कि आप किसी भी बॉडी को देख के कैसे बता सकते हैं कि बॉडी में इसकी डेथ कितने दिन पहले हुई है। सेकेंडरी में कोई फांसी लगा लेता है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट गलत ना बने, इसकी भी मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा कि आपने अगर बेसिक चीज़ें वहाँ पे उस डेड बॉडी को देखा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं बन सकती है, ठीक है। हर इंसान को करने वाला राइट ब्रेन उसका हमेशा काम करता है। मैंने इसको 2-3 बार संदीप सर को भी बताया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऑलवेज़ मेरा राइट ब्रेन काम करता है, लेफ़्ट सिर्फ आपको सपोर्ट करता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप इस हाथ से काम करते हो, लेकिन आपका ये माइंड काम करता है तब आप इस हाथ से काम करते हो, और जब ये माइंड काम करता है तो आप इस हाथ से काम करते हो। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब भी कोई फांसी लगाने वाला आदमी फांसी से लटकता है तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है ना। तो नियमता क्या होता है कि जो सलाइवा होना चाहिए वो इधर से निकलना चाहिए ना, मुँह की राल, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी राल इधर से निकलती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि बॉडी में आपके जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा आपका माइंड का खेल है। और एग्जैक्ट मरने के बाद ही लोग समझ पाते हैं कि यार ये ज़िंदगी में इतना कामयाब इंसान था, इतना अच्छा आदमी था, और मरने के बाद वो भी इत्तेफाक पता चलता है कि भाई राल इधर से नहीं इधर से निकलती है। तो जब खेल ख़त्म हो जाता है तब अच्छाइयाँ पता चलती हैं इंसान की। तो इससे बेहतरीन ये चीज़ें 2-3 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको लगेगा देख कर कि आप भी मेडिकल की शिक्षा में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप देखकर किसी भी प्रशासनिक मदद के लिए, या फिर इससे मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, या फिर जो फॉरेंसिक लैब होती हैं जहाँ पे डेड बॉडी को रख कर वहाँ पे जांच की जाती हैं, उस सब में भी आप जाकर देख सकते हैं। और
अगर सेशन अच्छा रहा तो मैं आप सबको लेके भी चलूँगा। जो सबसे बेस्ट हमारे यहाँ फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ में है, उसको आप लोग भी देखिएगा। और बहुत कुछ सीखने के लायक है कि इंडियन आर्मी के बहुत ऐसे रिटायर्ड लोग जो अपनी बॉडी को डोनेट कर चुके हैं, ज़िंदा रहते ही वो अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं और उनके एक एक पार्ट्स को निकाल कर उनकी बॉडी को आज भी फॉरेंसिक लैब में रखी गई है। और नीचे बाकायदे लिखा जाता है कि आर्मी के साथ साथ सेवा करने वाले लोग अपने पूरे शरीर को रिसर्च के लिए दे दिया है। तो उनके एक एक पार्ट्स को निकाला जाता है और रिसर्च के दौरान नए नए लोगों के बीच में लगाया जाता है। आपकी किडनी हो गई, आपके लंग्स हो गए, आपके टूथ हो गए, सारी चीज़ें आपकी एक एक चीज़ पार्ट निकाल कर आपको दिया जाता है। तो आप सब लोग रक्तदान तो करते ही हैं, प्लस आप जैसे मैं खुद जो है अपना अंग दान कर चुका हूं और मैं अपने अंग का रजिस्ट्रेशन भी करवा चुका हूं कि मैं जैसे ही मेरी तबीयत है या फिर मेरी बॉडी को कुछ भी होगा तो टीम आएगी और मुझे ले जाके बेसिकली मेरी बॉडी को ख़त्म कर देगी। आपने क्रिस देखा होगा, क्रिस मूवी देखी है कि बॉडी में वो चेयर पे बैठा रहता है, उसके बावजूद भी उसका माइंड काम करता रहता है और कुछ नहीं काम करता है। तो यही सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ आपके माइंड काम तो करेगा लेकिन आपका बॉडी कोई काम नहीं करेगा और धीरे धीरे आपकी जान चली जाती है, लेकिन आपके एक एक पार्ट्स को किसी इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो रक्तदान करिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप सब लोग अपने अगर घर परिवार आपका सपोर्ट करे तो आप भी आगे आइए और समाज में ये करके देखें, क्योंकि जिस आंखों से आपने देखा है कल को उसी आँख से कोई और देखेगा जो पूरी दुनिया में पैदा हुआ कभी नहीं देख सकता। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है और आप जाने के बाद भगवान को क्या दे के जाते हो ये माने नहीं, लेकिन आप उस इंसान को क्या दे के जाते हो जिसके पास भगवान भी नहीं दे पाया। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो आप भी लोग आइए आगे और अपने अंग दान को रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये आपके मेडिकल कॉलेज लखनऊ क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन होते हैं इसके। और सबसे ज़्यादा इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप पे सबसे ज़्यादा मेडिकल फोर्स की टीम काम करती है। आपको कुछ भी होगा तो मेडिकल टीम आपके साथ हमेशा खड़ी होती है, क्योंकि वो आपके अंग की ज़िम्मेदारी लेती है और आपके अंग को स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी उस मेडिकल कॉलेज की होती है। तो वो कंप्लीट आपकी ज़िम्मेदारी भी लेता है और आप जिस दिन आपकी आत्मा शांत होगी उस दिन आपकी बॉडी को अगले 15 से 22 घंटे के अंदर वो बॉडी घर से उठवा लेते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है इसका अंतिम संस्कार करना है, कुछ भी करना है, इट्स सडन। हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में किसको हाँ हाँ ठीक है सर, किसको जाना फैज़ाबाद? योगी जी के सामने हम लोग एक्टिव। अच्छा हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं जुड़ूंगा क्योंकि टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है। मेडिकल अपने क्षेत्र में बहुत आगे है। आज जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग नहीं काम कर सकते वहाँ मेडिकल के लोग काम करते हैं। पता है कि नॉर्मल फॉरेंसिक पढ़ने वाला लड़का, नॉर्मल फार्मेसी पढ़ने वाला लड़का डॉक्टरों के बराबर की ट्रेनिंग आपके सुल्तानपुर में कर रहा है। लेकिन डॉक्टर बेसिकली आते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं। तो हमें अगर भारत में सशक्त और ईमानदार डॉक्टर बनना है तो आपकी शिक्षा आपके कॉलेज से ही प्रारंभ होती है। आपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो शिक्षा ली है, जो आपके सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि अगर आप सिटी में एक सर्टिफिकेट बनवाने निकलिए तो हर डॉक्टर का अलग अलग रेट है। क्यों? कोई 300 लेता, कोई 500 लेता, कोई 50 रुपये में बना रहा है। डॉक्टर सब हैं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा कमाने का उद्देश्य सिर्फ उस इंसान को है जो इसको सेवा परमो धर्म समझता हो कि हमने अगर डॉक्टर बने हैं अपनी पढ़ाई से, अपने लगन से, तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम समाज में वो चीज़ें भेजें। तो मेडिकल का सेशन बताया कि बहुत ज़्यादा है और उसके बाद मैं जैसा भी होगा, अभी तो और भी सेशन आपके होने वाले हैं, तो मैं स्पेशल ऐसे ही संडे क्लास आप सभी का लेता रहूँगा और आपको कुछ और भी यूनिक चीज़ें जो आपके डेड बॉडी से रिलेटेड है या फिर पोस्टमार्टम, इस रिगार्डिंग मैं आप सभी को यहाँ पर जागरूक करता रहूँगा। एंड सेकेंडरी में आप लोग को बता दूँ कि 28 अगस्त से 28 मार्च मतलब 21 सेशन से 2022 तक एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है आपके अयोध्या क्षेत्र में, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जितने भी लोग हैं जो सिंगिंग क्षेत्र से हैं, पोइट्री के क्षेत्र से हैं या फिर वो किसी भी क्षेत्र से हों जो समाज में आकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कराने का रीज़न है आपके गोरखपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया गया। आप सब जानते होंगे कि अब आपके शहर में भी एक फिल्म सिटी आने वाली है। तो ये प्रोग्राम 1 महीने या फिर लगातार 6 महीने चलाने का प्रोग्राम इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जुड़ें और यहाँ के लोगों को भी वहाँ पर मौका दें उस फिल्म सिटी में काम करने का। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप करना चाहते हो माननीय योगी जी के सामने, तो आप लोग अपना नाम पता लिखकर संदीप सर को दे दीजिएगा और आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगी। कोई भी इसके चार्जेस नहीं है, बस आपको 1 दिन का आपका प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो देशभक्ति पे करना है। प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो मोटो रखा गया है
कि आप देश से प्रेम से रिलेटेड आप टॉपिक को सबसे ज़्यादा टच करिए, चाहे सिंगिंग करिए, चाहे डांसिंग करिए, पोएट्री करिए, कुछ भी करिए। तो अगर आप लोग को कोई भी रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना हो किसी को, क्योंकि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और शहर के VIP गणमान्य लोग, कैबिनेट मंत्री माननीय योगी जी, मोदी जी, ये सब अयोध्या में एक दिन का सेशन है इनका, ये सब लोग आएंगे और आपका लाइव प्रोग्राम देखेंगे। तो जिनको भी ये प्रोग्राम करवाना हो वो संदीप सर को अपनी डिटेल भेज देंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और डेट उनको बता दी जाएगी किस डेट पे आपका प्रोग्राम लगा है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, अलग अलग ज़िले से भी लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। 28 अगस्त से 28 मार्च, 15 अगस्त ओके, एंड 15 अगस्त हमारे लिए आ रहा है, आप सब जानते होंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर मिठाई खिलाना होगा तो अमजद सर को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि 15 अगस्त आज हमारे बीच में सर अगर रहेंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंडियन आर्मी से जिनके लिए बहुत कुछ, मतलब मैं यहाँ पे शून्य हो जाता हूँ जब कोई बोलता है कि भारत को लेके कुछ बोलना है। तो क्योंकि ज़िंदगी में जब हम कभी पैदा होते हैं तो ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 3 लोग की पूजा की है, पहली भारत माँ, दूसरी अपनी माँ, तीसरी गौ माँ, और मैं चौथी किसी को नहीं मानता हूँ। कि ज़िंदगी में मुझे जन्म देने वाली माँ, दूसरा धरती माँ जहाँ पे जीवन में बहुत कुछ इंसान करता है और सब कुछ ही छोड़ के चला जाता है, ठीक है, और चौथा गौ माँ। अगर आप जानते होंगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है उस शरीर में। तो ज़िंदगी में अगर किसी की पूजा करनी है तो इन तीनों को करिए आप, और उससे भी बड़े आपके माँ और बाप हैं, इनकी भी सेवा करिए, क्योंकि आप मंदिर, मस्जिद, मदीना कहीं भी जाइए, लेकिन अगर आपके माँ बाप घर में खुश नहीं है तो आपका जाना कहीं से भी संभव या फिर उस कार्य से कोई मतलब नहीं है। तो ज़िंदगी में अगर काबिल होना है तो माँ बाप की सेवा करिए। दुनिया को संतुष्ट करने के लिए अगर आप निकलोगे तो कभी आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सिर्फ ईमानदारी से बताइएगा कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बाप होता है जो अपने बेटे को बढ़ता हुआ देख सकता है, और कोई देख के बताए? कोई नहीं देख सकता है। लेकिन बाप को हमेशा लगता है कि आज मैं जहाँ पे था मेरा बेटा आज उससे आगे है। और ये चीज़ें हमेशा अपने पिता को फील कराते रहिएगा आप सभी लोग, कि आप जहाँ थे आपसे ज़्यादा मैं हूँ, और मैं जहाँ पे हूँ मेरा बेटा आएगा तो इससे और आगे जाएगा, और वो बताएगा कि मेरे पापा क्या थे। तो ज़िंदगी में ये एहसास हमेशा अपने परिवार को दिलाते रहिए, और आप उनके साथ सामंजस्य बनाकर उनके साथ रहते रहिए। 15 अगस्त को आप सभी को एक प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक एक्ट के थ्रू हम लोगों ने पिछली बार यातायात से संबंधित प्रोग्राम किया था, जिसमें से कुछ लोगों ने प्रोग्राम देखा भी होगा। हम लोग शहर बस अड्डे में और गोलाघाट इस तरह से कैंप लगाते हैं, और नुक्कड़ नाटक अगर आप जानते हो जिसमें ढपली होती है और सारी चीज़ें होती हैं, उसके प्रति एसिड अटैक को लेकर जागरूक करना, जो लड़कियों पे एसिड अटैक किए जाते हैं, और इसके साथ साथ यातायात जागरूकता अभियान। इसके साथ साथ हम लोगों ने यूनिक फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। 15 अगस्त को एक प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है, रेलवे क्रॉसिंग जागरूकता अभियान। क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी आप गाड़ी नीचे से निकालते हैं, हमारे भारत का प्रचलन है। तो इसी को एक पॉइंट ऑफ व्यू से 15 अगस्त को सुल्तानपुर में आपको एक एक्ट दिखाया जाएगा, जिसको आप देखकर, अभी सिर्फ ये चीज़ें पब्लिकली यहाँ पे बताई गई हैं, बाकी उस प्रोग्राम के प्लेस पे किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, और वो चीज़ें एग्जैक्टली होनी है। ट्रेन भी दौड़ेगी और इसके साथ साथ क्रॉसिंग भी बंद की जाएंगी, अलग अलग पोजीशन पे कैमरे भी होंगे जो इस ऑब्जेक्ट को शूट करते रहेंगे, और वो चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ लगेगा कि एक्ट हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें पूरी तरह से ड्रामे की एक रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें सुल्तानपुर रेलवे पुलिस बल ये है, और मेंस यूनियन शाखा अपने सुल्तानपुर की, ये रेलवे की 2 ऐसी शाखाएँ और यूनिक फाउंडेशन मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहा है। तो अगर उसमें भी आपको स्क्रिप्ट मैं सर को भेजा हूँ, अगर आप भी सर को ग्रुप में डाल दीजिएगा सर आप, तो जो भी स्क्रिप्ट को पढ़िएगा, अगर उसमें से कोई रोल लगता है कि आप कर सकते हैं तो देन आप आइए और उस एक्ट को बखूबी करिए, क्योंकि समाज में अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाइए, चाहे ड्रामा ही करके जाइए, एक्टिंग करके जाइए, कुछ ना कुछ करके जाइए, ज़िंदगी में अपने अंदर की कला को पहचानिए, ठीक है। सर ने बताया कि मैं सिंगिंग करता हूँ, तो ये अपने अंदर की कला है, वो बाद में पता चलती है, बाद में समझ में आता है। तो शिक्षा के साथ साथ और जीवन में जब तक संगीत है किसी के, तो दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आप भी ज़िंदगी में, मैं एक बात बताऊं सर, कि जब मैं कभी भी सैड होता था, क्योंकि मेरे जीवन में म्यूज़िक था नहीं, और मैं जब कभी भी सैड होता था तो एक नॉर्मली होता था कि जब दुनिया सैड होती है तब गाना सुनती है, लेकिन जब खुशी होती है ना तब उस गाने की लाइन समझती है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी में, कि नॉर्मल आपके यहाँ है कि मेहंदी प्यार वाला हाथों में रचाओगी, सब लोगों ने सुना है, लेकिन अगर किसी अच्छे रिलेशन वाले के बीच में जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, अब उस दिन आप उस गाने को सुनिए। तो ये भाव होता है कि जीवन में आपने उस गाने को कहाँ पे सुना है, और अगर उस भाव को लाकर आपने यहाँ पे रखा तो वो आपके माइंड के साथ पूरा तरह से खेल करता है वो। तो सारा खेल जो है ना, ये सिर्फ गाने की लाइनों पे नहीं है,
मैंने बताया पूरे सेशन में कि आपका सारा खेल आपके माइंड का है, तो इस पे हमेशा आपको फोकस करना है और सबसे ज़्यादा इस पे विचार करना है कि इसको हम कितना ज़्यादा शार्प बनाएं, कितना ज़्यादा इस पे करें। और दुनिया में आपको सबको संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया आप अपने गुरु को, उसके साथ कभी चीट मत करिएगा। अगर वो ईमानदारी से क्लास ले रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी ईमानदारी से रिज़ल्ट देना है, ठीक है। आज संदीप सर बोलते हैं ना कि आपको वीडियो लगाकर कि मैं पुअर कंट्री या फिर पुअर विलेज के लिए मैं फ्री में शिक्षा दूंगा। कितने लोगों ने देखा सर का वीडियो? बस 2 लोगों ने, और लोगों ने नहीं देखा है। ऑनलाइन वाले सर तो सर ने बोला कि बेसिकली मैं क्लास लूँगा और उसके बारे में बताऊँगा पुअर कंट्रीज। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आप तभी फ्री में दीजिए जब आपको अगले का लगे कि इसका जो आउटकम इनकम निकल कर आना है वो 100% हो। भारत में चिकित्सा और शिक्षा अगर फ्री हो जाए तो हमारा समाज बहुत आगे हो सकता है। आज 75% से ज़्यादा लोग मर जाते हैं घर में, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। उनके पास पैसा नहीं है कि वो आकर सिटी में अच्छे आई सर्जन को दिखाकर अपने आँखों की जाँच करा पाएँ। तो अगर हम यूनिक हैं तो हम ये सारी चीज़ें बनाएं, और ऐसी ऐसी मशीनें, टेक्नोलॉजी जो सिर्फ भारत में नहीं है, वो खुद अपने स्टूडेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी बनाएं कि अगर वो बना सकता तो आप क्यों नहीं बना सकते। डिग्रियां सिर्फ आपके जांच के लिए होती हैं कि आप डॉक्टर हैं, इस बात की आप डिग्री दिखाइए, वरना हर कोई पैदा होते ही डॉक्टर है, हर कोई पैदा होते ही सिंगर है, हर कोई पैदा होते ही बंदूक चलाना जान जाता है, ठीक है। तो ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी डिग्री आपको बचाने के लिए है। बाकी जो आप हैं वो हैं, उसको आपको कोई दुनिया की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और आशा करता हूँ ये सेशन आज आपको पसंद भी आया होगा, और ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम लोग सेशंस के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबसे बात भी होंगी। और मैं बेसिकली सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, और सुल्तानपुर में मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हूँ। और 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी, गुनगुन उपरारी और जिया शोशा, जो कि बॉलीवुड के जानी मानी हस्तियाँ, आप सब जानते भी होंगे महिमा चौधरी जी को। और जिया शोशा मैम बाहुबली 3 की वन ऑफ द बेस्ट मॉडलिंग एक्टिंग है, और वो, और इसके थ्रू हम लोग को सम्मानित भी किया गया इस संस्था को। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने समाज सेवा उस दौरान की थी। और इस दौरान हम लोग मेडिकल कॉलेज, KGMO मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे संस्थानों में मिलकर भी काम करते रहते हैं। तो ये एक जो संबंध है वो सब है, और इसके साथ साथ आप सब लोग को भी बॉलीवुड का सम्मान मिलेगा अगर आप लोग ईमानदारी से सारी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर कहता ना कि अगर एक आदमी आर्मी में चला गया तो क्या पूरा ख़ानदान आर्मी में जाए। तो अगर एक संस्था सुल्तानपुर में अगर किसी को बॉलीवुड एक्ट्रेस द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं SIL को भी लेके जाऊँ उस स्टेज तक, और मैं और भी इंस्टीट्यूट को आगे लेकर जाऊँ। तो अगर मुझे सम्मानित किया गया तो हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट यूनिक पर्सन इन लखनऊ सिटी, प्रकाश कृपलानी। आप सब नहीं जानते होंगे, प्रकाश कृपलानी एक नॉर्मल इंसान है और उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज भी अगर लखनऊ में किसी भी मॉडल या फिर किसी भी एक्ट्रेस को बुलाना होता है तो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट ओनली प्रकाश कृपलानी। उनसे अच्छी मैनेजमेंट आज तक किसी के पास नहीं है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराते हैं, एयरपोर्ट से जो गाड़ियाँ जाती हैं लेने, वो उनका मैनेजमेंट है। तो उससे अच्छा उनके पास कुछ नहीं है और उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा वो आपके समकक्ष के ही हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं। स्टार प्लस, इसके साथ साथ बालाजी टेलीफिल्म में लगातार वो काम करते भी रहते हैं। और नॉर्मल में लखनऊ में जितने भी शूट होते हैं, जो आपने देखा होगा शादी में ज़रूर आना, आप सबने देखा होगा, ये लखनऊ में ही पूरी मूवी शूट हुई है। तो वो सब प्रकाश कृपलानी मैनेजमेंट होता है। तो जो भी आगे भी बढ़ना चाहेंगे, फिल्म लाइन में भी आना चाहेंगे, उनको भी फाउंडेशन सपोर्ट करेगा, आगे भी ले जाएगा। और इसके साथ साथ बेसिकली वो चीज़ें तब हैं कि जब आप हीरो बनिए, अमिताभ बच्चन की तरह बनिए, ठीक है। तो अगर वहाँ तक बन सकते हैं तब तो बनिए, वरना सुशांत सिंह राजपूत भी इतना अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेता है। तो ये हमें नहीं करना है। और वो चीज़ें तभी होंगी जब आपका माइंड शार्प होगा, आपको सोचने समझने की क्षमताएँ ज़्यादा होंगी, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू। ओके सर।